हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे, जिसमें मैंने कल पोल्टी जो है कंप्लीट करा दी थी। यानी पोल्टी की मैंने एक कंप्लीट वीडियो डाल दी थी। 4 साढ़े 4 घंटे में पोल्टी मैंने कराया है। लगभग उसमें 1500 प्लस क्वेश्चन होंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा, वन लाइनर के रूप में हैं तो देख लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों क्या है कि मैंने जो है 4 वीडियो या 5 वीडियो में भी मैंने पोल्टी करा दी है, यानी उसे ही कंपाइल कर दिया है। तो आप जो मतलब आपको सही लगे, आपको सिंगल सिंगल देखना है सिंगल सिंगल देख लीजिए, आपको एक साथ देखना है एक साथ देख लीजिए। ठीक, आज हम शुरुआत करेंगे भारत का भूगोल। यानी हम भूगोल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम पहले क्या देखेंगे, भारत का भूगोल। और आपको पता है कि भूगोल से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। देखिए, हम इसमें आपको लॉजिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, आपको ट्रिक बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो जब पसंद आएगी तो लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए, अब कौन कौन से टॉपिक हैं भारत का भूगोल, इसमें देखते हैं। अब आज शुरुआत हम करेंगे भारत का सामान्य परिचय। 1 नंबर तो यहीं से आ जाता है किसी भी एग्जाम में। देखिए, इसमें टॉपिक पहला है कि सामान्य परिचय है, भौतिक विभाजन है, जलवायु है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, जैव विविधता है। उसके बाद अपवाह तंत्र है, जलप्रपात व झीलें हैं, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। सारी परियोजनाएं आपके मुट्ठी में होंगी दोस्तों, सारी याद करा देंगे ऐसा लॉजिक लगा के कि आपको कहीं और पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी तक का एग्जाम अगर वन लाइनर के रूप में आज मतलब फैक्ट अगर पूछेगा बहुउद्देशीय परियोजना से, तब आप वहाँ तक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद कृषि है, पशुपालन है, खनिज संसाधन है, ऊर्जा है, परिवहन एवं संचार है, उद्योग है, जनसंख्या एवं नगरीकरण है, अनुसूचित जाति और जनजाति है, 17वीं भारत वन रिपोर्ट भी है, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है, सॉरी। उसके बाद प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन है, फिर विविध है। तो इसमें जो है टोटल इतने टॉपिक दिए हैं। उसके बाद फिर हम भारत का भूगोल देखेंगे, लेकिन हम पहले भारत का भूगोल सॉरी विश्व का भूगोल देखेंगे। लेकिन हम अभी शुरुआत करते हैं भूगोल। और भूगोल में क्या स्टार्ट करेंगे, तो भारत का भूगोल एक बार मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। देखिए, ये हमारा भूगोल है, इतना हमें पढ़ना है। ये विश्व का भूगोल। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक, ये वाला यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये साउथ अफ्रीका है, सॉरी साउथ अमेरिका है, यानी दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारा जो पोर्शन है ग्रीनलैंड वाला भाग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भारत का भूगोल है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सामान्य परिचय देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से ही। एक जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए, भारत किस गोलार्ध में हेमिस्फीयर में अवस्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब देखिए, मैं समझा रहा हूँ उत्तर पूर्वी गोलार्ध कैसे। देखिए, अगर हम देखते हैं दिशाएं जो हम बांटते हैं, तो ये हमारा ऊपर का हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है पूरब और ये हो जाता है पश्चिम। तो जो उत्तर और जो है पूरब के बीच की दिशा होती है उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। अच्छा दोस्तों, आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि यहाँ जैसे पूर्व है, यहाँ जो है उत्तर है, तो आप देखे होंगे, और यहाँ मान लीजिए दक्षिण है। ठीक, ये हो गया आपका पश्चिम। आप देखे होंगे हमेशा लिखा रहता है उत्तर पूर्व, कभी ये नहीं देखे होंगे कि पूर्व उत्तर लिखा हो। यहाँ आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम लिखा रहता है, कभी ये नहीं देखे होंगे कि पश्चिम दक्षिण लिखा होता है। यहाँ पे देखेंगे उत्तर पश्चिम होगा, यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व होगा कि नहीं? दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश हमेशा ये देखे होंगे। यानी सबसे आगे हम लाते हैं उत्तर और दक्षिण को लाते हैं जब भी मतलब हम बताते हैं। जैसे ये दिशा बताएंगे तो उत्तर पूर्व बताएंगे, ये दिशा बताएंगे तो उत्तर पश्चिम बताएंगे, ये बताएंगे तो दक्षिण पश्चिम बताएंगे, ये बताएंगे तो दक्षिण पूर्व बताएंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि पूर्व उत्तर या पश्चिम उत्तर, ये फिर पश्चिम दक्षिण या पूर्व दक्षिण, कभी कहते हैं? नहीं कहते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, उसी के आधार पे हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। ठीक, तो नॉर्थ में हो मतलब ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर पोल, सॉरी जो हमारी चुंबकीय रेखाएं होती है वो उत्तर और दक्षिण है। ठीक, तो उसी के आधार पर जो है हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक, तो याद हो गया होगा ना? ये समझ में आ गया? नहीं दोस्तों, आ गया होगा। आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे उत्तरी अगर हम बात करें तो उत्तरी बिंदु, उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो लद्दाख में है। कौन सा है? इंदिरा गांधी। कौन सा है? इंदिरा गांधी। और देखिए हमारा उत्तर में विस्तार कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। और देखिए मतलब कितने से स्टार्ट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 8, अभी हम आगे देख लेंगे, लिखा होगा सब बाकायदा, थोड़ा मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट। और उत्तरी है, उच्चतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। और दक्षिण है, तो देखिए भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप
कमोरिन है। और अगर पूछे कि मतलब भारत का मुख्य बिंदु नहीं डाले, मतलब मुख्य भूमि के बिंदु नहीं डाले, तो हम ऐसे अगर पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ पे मुख्य भूमि डाल दे तो हम कन्याकुमारी लगा देंगे, अगर मुख्य भूमि नहीं डाला तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़ते। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम एक देख लेते हैं विस्तार कितना है। तो देखिए ये विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर हमारा उत्तर से दक्षिण है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितनी है, तो 2933 है। कैसे याद करेंगे? देखो दोस्तों, अगर हम देखो पहले हम क्या करें, 1 लिख दें, फिर 2 लिख दें, फिर 3 लिख दें। 1 2 3 हो गया, फिर 4 हम यहाँ न लिख के ये 4 को यहाँ काट के यहाँ लिख दें, तो ये 3214 हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया। उसके बाद देखिए, अगर जो है हम 3 लिखें, 3 लिखें, 3 त्रिका 9, और गुणा हमने कितने किया? 2 बार, तो यहाँ लिख दे, तो 2933 क्या हो गया हमारा? ये हो गया। ठीक, तो थोड़ा लॉजिक लगाइए। यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट तक। ये देखिए किवीथू सबसे पूर्वी बिंदु है, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे दक्षिणी बिंदु है, सॉरी सबसे जो है पश्चिमी बिंदु है गौरमाथा गुजरात में है। ठीक दोस्तों, बस इतना आपको याद रखना है। देखिए पाकिस्तान से इतनी सीमा लगती है, चाइना से इतनी लगती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे, तो आप टेंशन न लीजिएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको समझ में आया। देखिए अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी लगती है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। देखिए ये मैप अगर हम जो है, देखिए तट रेखा हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, ये हमारी तट रेखा है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये केरल के पास में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे केरल की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ दादर नगर हवेली है, ये नई दिल्ली हो जाएगा हमारा। ठीक, बाकी ये बांग्लादेश ही है, म्यांमार ही है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, सारी चीज़ें यहीं पे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान, तो 7वां है। कौन सा है दोस्तों? 7वां स्थान है। उसके बाद भारतीय भूभाग का विस्तार, देखिए मैंने कहा था पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी ये वाली लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, यानी ये पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा हूँ। ये लंबाई कितनी है, तो 3933। मैंने कैसे याद करा है एक बार देख लेते हैं। देखिए ये मैंने याद करा, मैंने कहा था पहले 3 लिखो, फिर 3 लिखो। कितनी बार मैंने 3 लिखा? 2 बार। इसे पहले गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 9 आगे कर दो। उसके बाद कितनी बार किया, तो 2 बार। 2933। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं, कभी एग्जाम में आएगा तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं उत्तर से दक्षिण, यानी ये लंबाई बता रहा है, तो कितनी है? 3214 है। कैसे याद करेंगे? मैंने कहा था 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, उल्टा लिखो। ठीक, उल्टा लिख दिया, उसके बाद 4 यहाँ न लिख करके ये काट के यहाँ आगे लिख दो 4, याद होगा। याद हुआ ना? किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4 है। 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखिए। अगला है भारत का अक्षांशीय विस्तार। अभी हम लोग देखें लैटिट्यूड एक्सपेंशन। देखिए दोस्तों, अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या होता है आपको बताएं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जानना है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, देखिए मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, इसे इक्वेटर कहते हैं। उसके बाद हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक, यहाँ 23.5 हो जाएगा, यहाँ 23.5 जो है साउथ हो जाएगी, ये मकर हो जाएगी, ये कर्क हो जाएगा ऊपर वाला। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, आप बताइए दोस्तों। आपसे ही मैं पूछता हूँ, इक्वेटर पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं हम क्या होता है, ठंडी होना शुरू हो जाती है। यानी हम अगर पोल पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा 90 डिग्री पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो यानी यहाँ गर्मी से ठंडी की ओर जाने, यानी हमें मौसम के बारे में जानकारी देता है, ताप के बारे में बताता है। तापमान के बारे में कौन बताता है, तो अक्षांश रेखाएं जो है तापमान के बारे में बताती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं हमें समय के बारे में अवगत कराती हैं। किसके बारे में? समय के बारे में। देखिए जैसे 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में गर्मी ज़्यादा होगी कि नहीं? 37 डिग्री 6 डिग्री लद्दाख में पड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर वाला एरिया, तो बताइए यहाँ ठंडी होगी कि नहीं? यानी अक्षांश में हम यहाँ से यहाँ तक उठ के जैसे गए, देखो आप हमें ठंडी महसूस होने लगी नहीं, ठंडी महसूस होने लगी। लेकिन जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, थोड़ी दूर चलाएंगे, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी नजर आएगी नहीं? आई होप आपको ये सीख समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या निर्धारित करती है, तो अभी मैंने बताया कि समय एवं उसकी अवस्थिति जो है निर्धारित करती है। अगला कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से 8 राज्य हैं? आपको कभी मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक नहीं याद करनी दोस्तों, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। देखिए एक क्या करिए, आप भारत के ऐसे मैप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ देखिए गुजरात पड़ता है ना, तो गुजरात यहाँ यहाँ से जाएगी, गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश। कितने हो गए? 3 हो गए। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, कितने हो गए? 4 हो गए। फिर झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, तो कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं? उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, लास्ट में यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। ठीक, तो कितने हो गए? 8 हो गए। ऐसे आप लिख लीजिएगा।
अगला दिया है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता है, कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए ऊपर से चले, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, तो इसे भी शामिल कर लो। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बगल उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये हमारे 5 राज्य हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, देखिए ट्रिक मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कभी दोस्तों याद करने के लिए, क्योंकि ट्रिक आपको खुद कन्फ्यूज करेगी और कहीं ऊपर से नीचे लगाने को आ गया, क्रम बदल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लिखा भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, देखिए पश्चिम से पूरब लिखा है, सारे राज्य पश्चिम से पूरब दिया हुआ है इसमें। देखिए पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। 8 हो गए। अगला है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश या लॉन्गिट्यूड विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़माथा या गहार मोती तथा पूर्वी बिंदु तिविथु है। ये कहाँ है? तो गुजरात में हो जाएगा। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी इन दोनों के बीच जो सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर है वो 2 घंटे का, कितना है दोस्तों? 2 घंटे का है। ठीक, आगे बढ़ते। सॉरी दोस्तों, छींक आ गई थी ना। आगे देखते हैं, भारत का मानक समय रेखा कितना? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स लाइन 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? तो नैनी प्रयागराज से होकर गुजरता है। यानी नैनी के प्रयागराज निकल मिर्जापुर से भी होकर जाता है, क्योंकि प्रयागराज मिर्जापुर से होकर जाता है। ठीक दोस्तों, कहीं कहीं आपको नैनी प्रयागराज मिलेगा, कहीं पे प्रयागराज के निकट मिर्जापुर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला, भारत का मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच माध्य समय के में कितने घंटे का अंतर होता है? तो साढ़े 5 घंटे का अंतर होता है। सॉरी दोस्तों, 5.5 घंटे का अंतर होता है। ये पिट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन ये पिट ही में नहीं पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, और भी अन्य एग्जाम में आरओ में भी पूछा गया। तो आप जब देखेंगे मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत जगह नजर आएगा कि क्वेश्चन पूछा गया, और सिंपल भी क्वेश्चन है, कोई हार्ड है ही नहीं। छोटा सा बच्चा जो पढ़ता होगा 6-7 महीने से, थोड़ा ध्यान दिया होगा तो उसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला, यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 2:30 बजे अपराह्न होगा। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे 100 डिग्री, मतलब अगर हम इधर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, इधर जाएंगे 180 डिग्री के, ठीक, तो ये क्या होगा? ये माइनस होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ मतलब 0 डिग्री मान लीजिए देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इस साइड जाएंगे तो मतलब जो है प्लस होगा, इस साइड जाएंगे तो मतलब जो है माइनस होगा। तो भारत देखिए पूर्व में स्थित है ना, इस साइड ही आपको मतलब आना पड़ेगा, ये 0 डिग्री छोड़ के। तो 120 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 120 डिग्री यानी हम 4 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक, अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा खुद देखिए आप, तो यानी होगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी ये हो गया। उसके बाद हम इसे 6 से डिवाइड कर दें, यानी हम 6 अट्ठे 48, यानी अगर हम देखें यहाँ पे 12 मतलब जो है 6 अट्ठे 48 हो जाएगा ना हमारा, सॉरी ये जो है 120 डिग्री है। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मतलब ये भारतीय मानक यमुनोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम पर मध्याह्न है तो जो है 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। ठीक, हाँ देखिए भारत का मानक समय 82.5 डिग्री, कितना है? 82.5 डिग्री है, और 120 पर पूछा है, तो यानी जो इतना ये फादिल हुआ है, यहाँ देखिए 120 से 82.5 घटाइए आप, यहाँ 0 लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 82। ठीक दोस्तों, अगर हम घटाएंगे तो देखिए हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 9, कितना बचा? 9, 9 से गए तो 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ 3, मतलब 37 डिग्री कितना बचेगा? तो 37 5 बचेगा। अब हम इसे 4 से गुणा करें, देखिए आपको समझ में आएगा। अभी रुको एक सेकंड, ये मैं बता ही दूँ। 4 पंचे 20, हासिल आया 2। उसके बाद देखिए 28, 28 2 30। उसके बाद देखिए 4 3 12, 12 और 2 12 3, सॉरी 12 3 15, यानी कितना हो गया दोस्तों? 150 मिनट। कितना मिनट होगा? 150 मिनट होगा। 150 मिनट का मतलब क्या होता है? एक जो है 2.5 घंटे होता है। क्यों? क्योंकि 150 को हम जो है 60 से विभाजित करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी इतना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 2.5 यही कह रहा है कि स्थान का समय कितना होगा, तो 2.5 मतलब 2.30 होगा, यानी 2:30 बजे होंगे दोपहर के। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या था दोस्तों? कह रहा भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय कितना? 82.5 डिग्री है, मुझे पता है ना 82.5 डिग्री, आपको भी पता है। अब कह रहा है 120 पूर्वी देशांतर, तो हम 82.5 से 120 तक जाएंगे तो हम कितना, हमें इसमें जान ऐड करना पड़ेगा, तो 37.5 डिग्री ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो हम जो 37.5 डिग्री मतलब जो है डिग्री ऐड करेंगे तो यही तो हमें निकालना है। तो देखिए 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, कैसे कितना होता है? 4 मिनट।
अब होता कैसे, देखिए 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री और 24 घंटे हैं, तो अगर हम इस तरह काटेंगे तो 4 आए, मतलब 4 मिनट हमें मिलेगा। ये 15 मिलेगा टोटल, लेकिन हमें एक मतलब निकालना है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, तो 4 मिनट होगा दोस्तों। कितना होगा, 4 मिनट होगा। ठीक, तो इस हिसाब से जो है ये होता है, आप लोग जानते भी होंगे। कभी हम डिटेल से भी इसकी चर्चा कर लेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं। ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको थोड़ा, मैं जानता हूँ, थोड़ा मतलब हाई लेवल का है, हल्का सा समझना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पूछेगा भी नहीं आप लोगों में। पीसीएस में, आईएएस में आ सकता है, तो वहीं पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। देखिए अगला है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगला है, इंडिया पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, देखिए सुदूरतम पूछा है, लेकिन यहीं पर अच्छा पूछता मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो मुख्य भूमि का जब पूछता है तो हम बताते कौन सा, कन्याकुमारी। अगला है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र है। मैंने बताया पहले ही कि इधर मध्य प्रदेश है, फिर जो है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और फिर बिहार है। अगला, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, तो जो ये डिग्री का अंतर है 30 डिग्री का अंतर है। ठीक दोस्तों, बाकी ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, देखिए इसमें 2 हैं, एक है लेह, एक है लद्दाख। लद्दाख में 2 हो गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। देहरादून की उत्तराखंड है। पंजाब की चंडीगढ़ है। ठीक, राजधानी आपको बता रहा हूँ। हरियाणा की राजधानी भी क्या है, तो चंडीगढ़ है। दिल्ली, तो दिल्ली भारत की राजधानी हो गई। राजस्थान की जयपुर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी। बिहार पटना हो जाएगी। उसके बाद देखिए सिक्किम की गंगटोक हो जाएगी। असम की दिसपुर हो जाएगी। मेघालय की शिलोंग हो जाएगी। मणिपुर की कोहिमा हो जाएगी। मणिपुर की इम्फाल हो जाएगी। मिजोरम की आइजोल हो, त्रिपुरा की अगरतला। ठीक, उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। झारखंड की रांची। छत्तीसगढ़ का रायपुर। उड़ीसा का भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश का भोपाल। गुजरात का गांधीनगर। ठीक, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का दमन हो जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई वर्तमान में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। गोवा की पणजी हो जाएगी। गोवा में केवल 2 ही जिले हैं दोस्तों, उत्तरी और जो है दक्षिणी। अगला है कि जो है तमिलनाडु की क्या हो जाएगी, तो चेन्नई हो जाएगी। देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सबसे ऊपर में है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी, तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाएगी। ठीक, देखिए पुडुचेरी कराईकल यहीं पे है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दादर नगर हवेली एवं दमन दीव का विलय कब हुआ, तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को विलय कर दिया। देखिए 26 जनवरी 2020 को, ये याद रखिए 26 जनवरी 2020 को मतलब दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कर लिया और इसकी राजधानी दमन होगी। बस इतना याद रखना, बाकी कहानी छोड़ दीजिए। अब देखते हैं भारत में चतुर्दिक अंतिम बिंदु कौन से हैं। देखिए अगर हम पूछे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर का। पश्चिमोत्तर बिंदु पूछे तो गौरमाथा है, गुहार माथी गुजरात में है। हम लोग अच्छे से देखें ना। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर पूछे तो किविथु असम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो जाए। किविथु कहाँ का हो जाए, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। तो ये कौन सा है, तमिलनाडु है। देखिए यहीं से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश जो है हमारा मतलब नापते हैं हम, ये समझ लीजिए बस। ठीक, तो इतना याद रखिए। देखिए कभी कभी इस मतलब जो है जुबान स्लिप कर जाती है, बाकी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई चीज़ नहीं पता है, सारी चीज़ें पता, लेकिन कभी कभी होता है जैसे अरुणाचल प्रदेश की जगह पे कभी असम निकल आया मुंह से बाई चांस, तो थोड़ा बहुत हो जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। देखिए यहाँ है कि हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं उत्तर से दक्षिण में, तो देखिए काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। इसकी ट्रिक है कलेजा। ठीक, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर हो जाएगा। उसके बाद पीर पंजाल, धौराधर और शिवालिक हो जाएगा। ये आप अगर याद कर लेंगे तो आपके इतने क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊं। पेट में इस तरह के क्वेश्चन आता है मिलान करने को, पीसीएस में आता है, आरओ में आता है, हर एग्जाम में आता है कि मिलान करिए, या मिलान नहीं, उत्तर से दक्षिण पूछता है या दक्षिण से उत्तर पूछता है, बस यही करना है। तो अगर हमें उत्तर से दक्षिण पता हो जाए कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर, शिवालिक, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है यानी समुद्रीय पारीय क्षेत्र है, तो फ्रांस के पास है। अगला है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, कहाँ काटती हैं। देखिए मानक समय रेखा यानी 22.5 डिग्री और जो है
22.5 डिग्री जो मानक समय रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये दोनों कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? देखिए मुख्य भूमि की पूछा है तो ये है 6100 किलोमीटर, लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन पूरे अगर मतलब मिला ले, मतलब जो हमारे जो है समुद्र में भी जो द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सारे सबको मिला लेंगे तो 1600 इतना हो जाएगा, यानी 7516.6 हो जाएगा। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश। मैंने बताया था म्यांमार से सीमा लगाने वाले 4 हैं, कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपको ऐसे याद रखना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर आप मतलब मैप से पढ़ेंगे, बार बार ऐसे करेंगे, ऐसे खिंचा लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए तो आपको ज़्यादा याद होगा। अगला है जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? तो दूसरा है वर्तमान में, लेकिन पहला है। ठीक। अगला, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 को स्पर्श करती है। ठीक। अब कौन कौन से राज्य होंगे ये आप मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है जितने भी हैं उधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद इधर त्रिपुरा हो जाएगा, फिर इधर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक। इधर देखेंगे आप तो आपको जो है यहाँ नज़र आएगा मेघालय। ठीक। तो ये सारे जो है ध्यान देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला है दास द्वीप या नील द्वीप या हावेलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो देखिए रॉस द्वीप का किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का किया गया शहीद द्वीप, और जो हावेलॉक द्वीप का किया गया स्वराज द्वीप। ठीक। जो सुषमा स्वराज थी उन्हीं के नाम पे किया गया हावेलॉक द्वीप का। तो ये तीनों द्वीप अलग अलग नाम दिए गए हैं। अगला, भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक तो पाक डल डमरू मध्य है। अगला, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो 3 से त्रिपुरा, 3 त्रिपुरा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा ये देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख क्षेत्र देखिए 9 डिग्री किसे जोड़ता है? तो 9 डिग्री जोड़ता है लक्षद्वीप में निकाय, और 10 डिग्री मालदीव में निकाय। आप देखिए तो आपको दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। आप देखिए कभी भी कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है। कौन सा जुगाड़? देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा 8 डिग्री, यहाँ क्या लिखा है? 8 डिग्री। 8 को हम बनाते कैसे? एक तो गोला हम इस तरह करते हैं, फिर एक गोला इस तरह करते हैं, दोनों में ये और उसके बाद ये करते हैं नहीं। तो यहाँ देखिए माँ, यहाँ पे माँ, सेम है कि नहीं? तो मालदीव मिनिकाय, तो मालदीव मिनिकाय दोनों में सेम है। तो यहाँ भी देखिए माँ माँ सेम है, तो यहाँ भी दोनों में सेम है, तो 8 डिग्री हो जाएगा ये। अब बचा क्या? लक्षद्वीप मिनिकाय, तो हम 9 डिग्री लगा देंगे। ठीक। तो 8 डिग्री पे या 9 डिग्री पे हो, उस यही तो कन्फ्यूजन ज़्यादा करता है दोस्तों, एग्जाम में गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका जुगाड़ मैंने ये निकाल लिया है, कभी आपका गलत नहीं होगा। पीसीएस तक के एग्जाम दे आइए। देखिए यहाँ दिया है ग्रेड। देखिए क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन अगर यूपीएससी में भी पूछेगा ना तो आपका सही होगा, समझ में कि नहीं? ये ऐसा नहीं कि देखिए क्वेश्चन जब भी हम पढ़ाई करें तो हम ये ना मान के चले कि हम इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, हम ये मान के चले कि हमें कोई भी एग्ज़ाम अगर मिल जाएगा पेपर, हम एग्ज़ाम का हर एग्ज़ाम का देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, चाहे जिसका हो। पेपर कम से कम हम फॉर्म नहीं डालेंगे तो जब पेपर आएगा, जैसे मैं टेलीग्राम पे सारे पेपर मतलब डालता हूँ, नेट जेआरएफ का डाला हूँ, जाके देखिएगा हिस्ट्री, आपको कितने क्वेश्चन मैंने खुद ही पढ़ाए होंगे, कम से कम 20-22 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने कितने क्वेश्चन कराया, आपको ट्रिक से बताया, लॉजिक बताया। आज बार फैक्ट आया था ना ज़्यादातर यूपीएससी में, तो आप लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आराम से कर ले जाते। लेकिन आप देखेंगे तभी तो, आप कभी देखेंगे नहीं तो आपको समझ में ना आएगा। ठीक। बाकी पीसीएस का आर ओ में मैंने बताया ही, तब मैंने स्टार्ट ही शुरू किया था। मेरी जो है 50 वीडियो के आसपास थी लगभग, छोटी छोटी, तो उसमें से लगभग 12 के 15 क्वेश्चन थे लगभग आसपास। ठीक। मैं दिया हूँ, मैं खुद ही जानता हूँ, मेरे दोस्त दिए वो भी जानते। तब जब पढ़ेंगे आप तभी होगा ना। बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए बस ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ग्रेट या महान चैनल कौन सा है? तो सुमात्रा या निकोबार के मध्य कौन सा है? तो ग्रेट या महान चैनल। अगला, पाक स्टेट या जलदमरूमत, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक कौन सी है? तो एक पतली सी निवेशिका है मुंबई। कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात, पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है खंभात की खाड़ी। उसके बाद है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है? तो देखिए लक्षद्वीप सागर है, लक्षद्वीप मालाबार के तट के मध्य है लक्षद्वीप सागर। उसके बाद मन्नार की खाड़ी है दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। थोड़ा मैप खोल लीजिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी मुझे कोई बताने में दिक्कत नहीं। देखिए लक्षद्वीप सागर क्या होगा भाई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा केरल होगा, केरल का मालाबार तट हो जाएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप सागर है तो इन्हीं के मध्य हो जाएगा लक्षद्वीप सागर। ठीक। ये लक्षद्वीप हो गया तो इसी के मध्य लक्षद्वीप सागर। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं, जैसे यहाँ क्या है, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक। यहाँ तमिलनाडु है, अब यहाँ श्रीलंका है, इनके मध्य में मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ, मुझे क्या, मैं तो बताता रहूँगा दिन भर, कहो बताऊँ। अगला लिखा कोको स्टेट जलदमरू मध्य, कोको द्वीप यानी म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। आप मैप खोलेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगला है दक्कन पास, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य कौन सा है? दक्कन पास है। अगला है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के मध्य है।
अब देखते हैं भारत के विभिन्न देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश। देखिए बांग्लादेश की लंबाई कितनी है तो 4096 किलोमीटर है। इसके मध्य कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन कौन से राज्य जो है सीमा स्पर्श करते हैं तो 5 राज्य हैं भारत के। कौन से? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। ठीक, उसके बाद हमारा है चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा मैकमोहन रेखा है। 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं तो देखिए लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला दिया है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान 3323 है, रेड क्लिफ है। ठीक, कौन सी है? रेड क्लिफ है। अब देखते हैं रेड क्लिफ हो जाएगा। इसमें कौन से हैं तो 5 है। कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद कौन से हैं तो देखिए नेपाल के साथ 1751 है। इसमें जो है कोई सीमा रेखा नहीं है। नेपाल, म्यांमार और जो है भूटान के साथ कोई सीमा रेखा हमारी निर्धारित नहीं है। ठीक, यहाँ 5 हैं। कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम और उत्तराखंड। उसके बाद देखिए ये जो है 4 राज्य मैंने बताया ना कि म्यांमार के साथ 4 राज्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उसके बाद 4 राज्य जो है हमारे भूटान के साथ भी 4 राज्य भूटान के साथ सही है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। ठीक, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा। अफगानिस्तान के मध्य डूरन है, 106 किलोमीटर है, लद्दाख के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कुल कितनी है? 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए मैकमोहन रेखा थोड़ा देख लेते हैं निर्धारण कब हुआ। तो देखिए यहाँ लिखा कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 2014 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। 1914 में दोनों देशों ने स्वीकार किया। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखते हैं रेड क्लिफ के बारे में। देखते हैं विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा के निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिर्फ रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। दोस्तों ये जो है अंग्रेज थे, कभी यहाँ रहे नहीं, कभी जाने नहीं, और इन्होंने एक ड्रॉ किया, ऐसे खींच दिया मान लीजिए मैप, बस हो गया। मतलब क्या होगा, किसी का घर पाकिस्तान में तो किसी का खेत भारत में है, किसी का घर भारत में है तो पाकिस्तान में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है मार काट बहुत सारी चीज़ें हुई। तो बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, बहुत सारे लोग को मतलब मारे गए थे विभाजन के दौरान। तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अंग्रेज साले किसी के नहीं होते हैं ना, तो ये चीज़ है। देखिए अगला है काराकोरम रेखा को उच्च रेखा की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए भारत एक दृष्टि में, दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का से पक्का मिलेगा, ध्यान दीजिएगा बस सारी चीज़ें। ठीक, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके माइंड में सेट कर दूँ। देखिए देश क्या है? भारत है। इसके अन्य नाम क्या है तो आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सारे नाम किसके हैं तो भारत के हैं। आप लोग कहाँ गाना भी सुने होंगे, आर्यावर्ते भारत खंडे ना जम्बूद्वीप, इस तरह का गाना था, राम जी पे बना था। देखिए अगला है राजधानी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, मैंने बताया कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय है 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसके बाद ज्यामितीय आकार कितना है तो चतुष्कोणीय है। कैसे है? चतुष्कोणीय, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। मानक समय के बारे में देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। उसके बाद मतलब यहाँ लिखा है कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों मैंने ये ऑलरेडी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग बात किए हैं कि हमें लिखना है 1 2 3, उसके बाद यहाँ लिखना है 4। तो ये उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम करना है तो 3 3, 2 गुणा कर दो 9, कितने बार? 2 बार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद स्थलीय सीमा कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न सीमा है प्रादेशिक जल सीमा से 24 नॉटिकल मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जहाँ पे उसके बाद जो है सारा समुद्र खुला हुआ है सबके लिए, तो संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक है। अगला है जलवायु कैसी है तो मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों भारत में विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 2.4% है। क्षेत्रफल कितने, भारत का स्थान कितना, 7वां है। आप बताइए दोस्तों कितनी बार क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि नहीं? अगर थोड़ा ध्यान, जनसंख्या कितनी है तो भारत जो है विश्व की कुल जनसंख्या कितना है 17.7% है। ठीक,
उसका उत्तर प्रदेश का कितना मतलब 7.33, यानी हम लोग सब साथ साथ रहेंगे तो 7.33 था भारत की कुल जनसंख्या का। अगला जनसंख्या कितने से विश्व में स्थान कितना है, तो प्रथम हो गया है भारत का, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो आप मतलब ऑप्शन के हिसाब से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला पुरुष की जनसंख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे पुरुष की जनसंख्या की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ पुरुष की हो जाएगी, 58 करोड़ महिलाओं की हो जाएगी। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो हम प्रतिशत में देखेंगे दोस्तों, ज़्यादा हम क्या करेंगे, डाटा नहीं देखेंगे, प्रतिशत में देखिए 68 यानी लगभग समझ लीजिए 69% जनसंख्या कहाँ है, ग्रामीण में है, और 31% कहाँ है, तो शहर में है। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखिए। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, तो 2001 से 11 के मध्य तो 17.64% थी। उसके बाद लिंगानुपात कितना है, तो 943, सॉरी दोस्तों, 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर लिंगानुपात है भारत में। उसके बाद शिशु लिंगानुपात है 918 है प्रति हज़ार पुरुषों पर। उसके बाद जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब दोस्तों जानते हो क्या है, कि मतलब 1 किलोमीटर पर कितने लोग हमारे यहाँ रहते हैं, तो 382 लोग 1 किलोमीटर पे रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते देखिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो सब हमें डाटा याद हो। अगला पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14% पुरुष है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है, तो ये है 16.6% है। कितनी है, 16.6% एससी हैं, और एसटी कितने हैं, तो 8.6% एसटी है। ठीक, आपको आंकड़ा ये नहीं याद रखना दोस्तों, आपको केवल मतलब परसेंटाइल वाला याद रखना। भारत में मतलब राज्यों के कुल राज्य कितने हैं, 28 है, सॉरी, राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। ठीक, 28 8 हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रफल का विस्तार कितना है, तो 10% है। पहाड़ी क्षेत्र कितना है, 18% है। पठारी क्षेत्र है 27%। बस आप मोटा मोटा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कभी पूछता कम, बहुत कम पूछता है दोस्तों। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 43%। ये इंपॉर्टेंट है कि मैदान जो है भारत में 43% है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो जलोढ़ है। कौन सा, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है। अगला है कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। हम लोग देख चुके हैं। समय देखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संलग्न कौन से हैं, तो 18 हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश और जो है राज्य मिला के कितने हैं, तो 18 हैं। अब कौन कौन से, जैसे राजस्थान लगा है पाकिस्तान से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख हो जाएगा हमारा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो चारों बाउंड्री हम देख लें। उसके बाद जो संलग्न सीमा, यानी हम जो मतलब अपनी सीमा दूसरे देश से साझा करते हैं, श्रीलंका से जो लगा वो भी हम, तो ये सब शामिल करके जो है 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, तो 23 है। रिफाइनरी है। ठीक, अगला दिया है कि अंतर्राज्यीय मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 962 है। 22 तक का डाटा है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, 13। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि राष्ट्रीय पशु, तो बाघ है, वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है, वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस है। अगला है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालनसिस। ठीक, बेंगालनसिस। अगला है कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है, वैज्ञानिक नाम है निलंबो नूसीफेरा। ठीक दोस्तों, तो देखिए थोड़ा अटपटा नाम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको याद होना है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक दोस्तों, अगला है राष्ट्रीय चिन्ह क्या, अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आप लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, तो याद रखिए राष्ट्रीय गान कौन है, तो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत कौन है, तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता है। राष्ट्रीय भाषा यानी सॉरी राष्ट्रीय नहीं, राजकीय भाषा यानी कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, स्रोत है मुंडकोपनिषद। अगला दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी, तो गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव की तो गंगा डॉल्फिन है, जिसे कहते हैं प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। ठीक, आगे क्या लिखा है यहाँ कि पुडुचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है, कौन कौन से हैं, तो देखिए तमिलनाडु में है कराईकल, केरल में है माहे, और आंध्र प्रदेश में यमन राज्यों में स्थित। हाँ ठीक है, मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो माहे और कराईकल, और एक और पड़ता है दोस्तों यहाँ पे पुडुचेरी। हाँ, माहे मतलब कराईकल, पुडुचेरी। ठीक, उसके बाद फिर जो है केरल में माहे और यमन हो जाएगा।
तो ये हो जाए। अब भौगोलिक विभाजन देख लेते हैं थोड़ा हम लोग दोस्तों। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, तो ये गोंडवाना का था। किसमें था? गोंडवाना का था। मैंने कहा था इस कालखंड में कोयला सबसे ज़्यादा मिलता है। अगला है कि भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों या पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ। तो बिल्कुल सही है, उत्तर की ओर विस्थापित हुआ था। अगला है कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत में मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। एक हिमालय पर्वतीय भाग है, एक उत्तरी भारत का मैदान है और एक दक्षिणी का प्रायद्वीपीय पठार है। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ हिमालय है, तो ये हिमालय वाला पोर्शन हो जाएगा। ये उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा पूरा, तो ये उत्तर भारत का मैदान, और ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि भारत के समानांतर संरचनात्मक भाग यानी वलयों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर, जैसे पहले बना तो ट्रांस हिमालय बना, जिसे तिब्बत का क्षेत्र कहते हैं, पहले बना। उसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय बना। उसके बाद लघु हिमालय, मध्य हिमालय बना। उसके बाद बाह्य या शिवालिक हिमालय बना। ठीक, तो पहले ट्रांस फिर लघु, पहले ट्रांस फिर बृहद फिर लघु और फिर मध्यम या शिवालिक। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिमालय निर्माण के समानांतर वलित श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो बृहद हिमालय है। उसके बाद है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समताप मंडल को या समतल मंडल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भाभर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाभर। ये हमने डिस्कस किया है यूपी स्पेशल में, बहुत अच्छे से मैंने दोस्तों सारी चीज़ें बताई है। आप लोग यूपी स्पेशल ना पढ़े हो तो पढ़ लीजिए, अंकित भाटी सर की बुक पढ़ाया हूँ 11,000 क्वेश्चन की, वो पढ़ लीजिए। यानी इतना फैक्ट बता चुका, इतनी चीज़ें ट्रिक से लॉजिक से सब कुछ पढ़ाया हूँ। आप लोग पढ़िए अभी, और अभी हिंदी कल से स्टार्ट करूँगा तो वो देखिएगा प्रैक्टिस से, मतलब हिंदी, और उसके बाद रीजनिंग, सारी चीज़ें होंगी। आज जैसे मेरा जो है आज एमए का पेपर है, वीडियो लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, सुबह शाम दोनों आएंगी, तो मतलब पेपर हो जाएंगे। उसके बाद मैं जब जाऊँगा रूम पे तो सारी चीज़ें और अच्छे से डिस्कस करूँगा। ठीक, एक दिन मैं लाइव रहूँगा, आपके सारे डाउट लूँगा, आपकी क्या क्या क्वेरी हैं आप लोग बताएंगे तो वो भी देखूँगा, तो सारी चीज़ें मैं करूँगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है कि मतलब हिमालय का पर्वतीय पाद कौन सा है, तो शिवालिक है। मैंने कई बार कहा था कि जैसे ये मान लीजिए हमारा हिमालय, तो इसका पर्वतीय पाद यानी ये वाला जो पोर्शन है यही शिवालिक है। ठीक दोस्तों, अगला है शिवालिक शैल के निर्माण में भाभर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण, तो गिरिपद का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हिमालय, यहाँ निकलती है नदी हिमालय से, तो जब यहाँ से निकलेगी तो कंकड़ पत्थर लेकर आएगी और अपने गिरिपद यानी पैर के पास, गिरी यानी मतलब पहाड़ और पद मतलब पैर, यानी पहाड़ों का पैर यानी सबसे नीचे होगा, तो इसके पास क्या करेंगी, वो कंकड़ पत्थर बटोर देंगी, तो वहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। वही क्षेत्र कौन सा है? भाभर है। ठीक दोस्तों, अगला लिखा है शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर। अगला लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य है, तो महान हिमालय या शिवालिक के मध्य है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, तो शिवालिक है। कौन सी? शिवालिक। अगला दिया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य के कौन सा पर्वत है, तो सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा है? सतपुड़ा है दोस्तों। ऊपर है बिंद, फिर यहाँ पे फिर बिंद पर्वत है, उसके बाद ये सतपुड़ा है। अब यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी और यहाँ पे बहती है ताप्ती नदी। ठीक, तो ये है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? सतपुड़ा। दोस्तों आपको थोड़ा आवाज़ का था ना, ये पेन की है, चरचराहट जो है पेन की है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। दूसरा ले लेते हैं, चलो देखते हैं दोस्तों। फिर यहाँ लिखा विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकापोसी है, जो लद्दाख में है दोस्तों। बहुत तीव्र ढाल है इसकी। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला लिखा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी, तो हिमालय या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर है। मैंने कहा था 4800 मीटर अगर औसतन होगा और बारिश अगर 4800 मीटर की ऊंचाई पर होगी, तो यहाँ बारिश पानी के रूप में ना होगी, बर्फ़ के रूप में होगी। तो आप दोस्तों बताइए, ये तो ऊंचाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है, तो यहाँ जो बारिश होगी किसके रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में। इसीलिए हिमालय में कभी मतलब पानी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ से हिमालय है, मान लीजिए ये हमारा दोस्तों हिमालय है, यहाँ पे बर्फ़ है। ठीक, ये बर्फ़ पिघलेगी, पिघल करके नदी के रूप में आएगी, आने के बाद ये मतलब जो है जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से फिर जलवाष्प बनेगा, फिर बादल बनेंगे, फिर जो है बादल, यही बादल जो है उठ करके फिर जब हिमालय के पास जाएंगे, तो इतनी ऊंचाई है इनकी 100 कि यहाँ बारिश जो है पानी के रूप में ना होकर के बर्फ़ के रूप में होगी। तो बर्फ़ इसीलिए हिमालय पर ऑलवेज बने ही हैं, समझ में कि नहीं। तो लेकिन जब मानसून परिवर्तन होगा तो वो खतरा बन जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पिघलना जो है दिक्कत बन जाएगा। और ये होगा किसकी वजह से, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगा। ठीक, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन या थ्री लाइन
सॉरी ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, ठीक। यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन ऊंचाई कम है, यानी पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक है, पश्चिमी की कम है, ठीक दोस्तों। इसका रीजन, क्योंकि इसका रीजन देखिए दोस्तों, पश्चिम हिमालय में आप मतलब बड़ी बड़ी चोटियाँ कहाँ देखेंगे, पूर्वी हिमालय में, जैसे माउंट एवरेस्ट पूर्वी हिमालय में, काराकोरम पूर्वी, सॉरी काराकोरम नहीं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये सब पूर्वी हिमालय में है, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है। अगला है कि उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में है, तराई भाग में है। अगला दिया अक्साई चीन किस क्षेत्र में है, तो लद्दाख में हो जाएगा अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली हो जाएगी। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। मिलियन में तो 1 लाख 10 लाख होता है दोस्तों। कभी कभी कन्फ्यूजन नहीं दोस्तों, मतलब टंग स्किप हो जाती है। देखिए मिलियन में 10 लाख होते हैं, सब लोग जानते हैं, यूट्यूब का ज़माना है। अगला माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला है अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली, ठीक। इस बार देखो अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया वो था कि मतलब अपलेशियन पर्वत के बारे में पूछा है, तो वहाँ लिखा था वलित पर्वत। अपलेशियन पर्वत दोस्तों अरावली पर्वत की तरह ही अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन सबसे पुराना है अपलेशियन पर्वत, ठीक। वहाँ वलित पर्वत गलत है। वलित पर्वत की मैंने एक ट्रिक दी थी, यू आर आ हिमालय, ये मैंने कई बार बताया था। जिसे ये याद था, ये समझ लीजिए यूपीएससी का वो 4 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन जो है आराम से आपका सही हो जाए। 4 स्टेट मतलब 4 लाइन में मिलान करना था, तो उसमें 2 सही थे 2 गलत है। देखिए यू से यूराल हो जाएगा, रा से रॉकी हो जाएगा, ए से एंडीज हो जाएगा, हिमालय से हिमालय। तो ये 4 हमारे जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक दोस्तों। अगला है कि भारत मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है, केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु और केरल में हो जाएगा, ठीक। नीलगिरी में कौन सी है, तो दोदा बेटा मतलब सॉरी नीलगिरी में एक है टोडा जनजाति, कौन सी है, तोड़ा जनजाति कहाँ है, तो नीलगिरी में। कैसे याद करेंगे, मैंने कहा था कि अगर नील गिर गई घर में तो मम्मी क्या करेंगे, तोड़ देंगी। मम्मी ने तोड़ा से तोड़ा, ठीक। नीलगिरी यानी जो बनियान पे चढ़ती नहीं थी नील, पहले महंगी भी होती थी, अगर वो गिरी तो मम्मी तोड़ा यानी टोडा जनजाति। अगला दिया महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो कोंकण तट कहते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डामम माउंट से किन राज्यों के मध्य है, तो केरल और तमिलनाडु के मध्य है। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी हम देखेंगे टाइम आने पर, थोड़ा मैप से देखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। मैंने दोस्तों कम से कम ज्योग्राफी ना पूरा नोट्स ऊपर से नीचे तक मैंने कम से कम नहीं तो 20 से 22 बार रिवीजन किया है, ठीक। इसीलिए मतलब मेरी सबसे फेवरेट थी ज्योग्राफी। लेकिन जब मैं एमए किया तो हिस्ट्री से किया एमए, तो एमए जब हिस्ट्री से किया तो एमए हिस्ट्री में मतलब रुचि बढ़ने लगी, तो हिस्ट्री से फिर नेट जीआरएफ ये सारी चीज़ें होने लगी। तो वो भी मतलब सारी चीज़ें जैसे आप मतलब पॉलिटी भी वैसे ही नज़र आएगी, जियोग्राफी भी और हिस्ट्री भी, तो सारी इक्वल है। मतलब बस थोड़ा ये है कि मतलब हिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, क्योंकि वहाँ लॉजिक आपको ज़्यादा समझाना होता है, हर चीज़ का मतलब होता है कि ये हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, वैसे जियोग्राफी में भी होता है, ठीक। अगला दिया भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो केटू है, गॉर्डियन ऑस्टिन है, 8611 किलोमीटर है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं राकापोसी वाला हम देख ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, टाइम देखें, अभी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये पामीर की घाट है, देखिए ये हिंदुकुश पर्वत है, ठीक। यहाँ पे क्या है, पामीर की घाट है। देखिए ये कुन्नुन है, ठीक, कुन्नुल और जो है पामीर हिंदुकुश पर्वत के बीच में कौन सी है, तो ये पामीर की घाट है, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ क्या है, ये जो है ये चोटी है काराकोरम की है। ये कौन सी चोटी है, तो ये दोस्तों है गॉर्डियन ऑस्टिन है, केटू जिसे कहते हैं, 8611 मीटर की, ठीक, याद हुआ। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारी कौन सी, मैंने बताया था कलेजा, तो ये देखिए काराकोरम हो जाएगी, ये क्या है, तो काराकोरम है। उसके बाद ये क्या है, लद्दाख हो जाएगी, ये क्या है, जास्कर हो जाएगी। तो देखिए काराकोरम ऊपर है, काराकोरम फिर लद्दाख फिर जास्कर, 3 याद। ये देखिए ये कैलाश श्रेणी है, जो मतलब तिब्बत में पड़ता है कैलाश, ठीक। उसके बाद देखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर होगा, फिर ये देखिए पीर पंजाल है यहाँ पे, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी, शिवालिक जो है नीचे हम बढ़ते जाएंगे फिर शिवालिक हो जाएगी, ठीक, समझ आएगा नहीं। और देखिए ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन है, ये बृहद हिमालय है, कौन सा है, बृहद हिमालय, ये हो जाएगा मध्य हिमालय। उसके बाद नीचे क्या है, शिवालिक हो जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों तभी। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास यहीं पे जाके मिल जाएगी, ये जो है उसमें मिल जाएगी सतलज में, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी हैं, जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी, धौलाधर, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू और फिर कंचनजंगा। देखिए कैसे याद करेंगे, देखिए हमें नंदा देवी के पास जाना है, ठीक। तो नंदा देवी हैं, अगर हमें उनको कुछ चढ़ाना है तो हम पहले कहें धौला,
यानी धुलेंगे। धुलने के बाद अन्न क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। फिर माउंट एवरेस्ट जो मसाला आता है एवरेस्ट, वो फिर हम डालेंगे। फिर मैं कालू यानी बनाऊँगा, बनाऊँ यानी मकालू, ठीक, बनाऊँ। तो थोड़ा मतलब आप अपने हिसाब से बना देते हैं, मैं कचालू या कुछ भी कर दीजिए। तो इस तरह फिर कंचन, ये जो मतलब थोड़ा आप लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ सांगपो नदी है जिसे तिब्बत में वो कहते हैं, फिर डफला है, मिरी है, अबोर है, फिर यहाँ नामचा बरवा हो जाएगा, यहाँ से मुड़ जाता है हिमालय, ठीक। फिर यहाँ पटकाई बूम हो जाएगा, फिर ये मिरी हो जाए, मिकिर पहाड़ी हो जाएगी, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं, ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अराकान योमा ये जो है म्यांमार में होता कहते हैं। उसके बाद देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ, ये झारखंड में है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार, ये जो क्षेत्र पूरा छोटा नागपुर पठार है। मलयगिरी है यहाँ पे, कैमूर यहाँ पे हो जाएगा, बेतवा है, चंबल नदी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ऊपर तो उत्तर का मैदान है ही है गंगा वाला। फिर देखते हैं अरावली श्रेणी है यहाँ पे हो जाएंगे, मध्य भारत का पठार यहाँ हो जाएगा, मालवा का पठार यहाँ, गुरु शिखर हो जाएगा, कच्छ का रण है, थारू मरुस्थल है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, माही नदी है, विंध्याचल श्रेणी ये हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए सतपुड़ा हो जाएगा, विंध्याचल है फिर सतपुड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, थाल घाट, भोर घाट हो जाएगा। महाराष्ट्र व अजंता की हो जाएंगी, तेलंगाना पठार हो जाएगा, उत्तरी सरकार हो जाएगा, दक्षिणी भारत का पठार हो जाएगा, ठीक। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, बस ऐसे मैं बता रहा हूँ। नल्ला हिल्स हो जाएगी, कोरोमंडल तटीय हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे कोंकण तट है, महाबलेश्वर चोटी हो जाएगा, ये मालाबार तट है, नीलगिरी हो जाएगा, पालघाट दर्रा हो जाएगा। देखिए दर्रे हम अलग से पढ़ेंगे, आपको लॉजिक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, सब याद कराएंगे, तो टेंशन न लीजिए। इसमें घिचपिच हो जाएगा, ठीक। घिचपिच का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ना समझ पाएंगे। यहाँ देखिए कार्डामम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी हम लोग अभी देखे। शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में थी, देखे ही है। महेंद्रगिरी भारत का मुख्य बिंदु की दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगी। उसके बाद हिंद महासागर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ है, तो तिब्बत से है। मतलब ये माना दर्रा उत्तराखंड में है, लेकिन जोड़ता किसे है, तो तिब्बत को है, ठीक। मैंने जैसे उत्तर में होता नहीं, उत्तर में मैंने माना क्या, एक्स माना, तो उत्तर में मैंने माना। अगला नंदा देवी तो उत्तराखंड में है, बताने की जरूरत। अरावली गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। यह है 1722 मीटर, राजस्थान में। माउंट आबू है यहीं पे। अगला हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, अराकान योगा, कहाँ है, म्यांमार में है, अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखें। अगला है उत्तराखंड में कोणधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल व पयार कहते हैं, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित, तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। पालघाट दर्रा, तो ये नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा है, पालघाट दर्रा हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ, तो सिक्किम में। नाथूराम जलेबीला क्या और किससे लागे, तो सिक्का से। तो सिक्का से सिक्किम, नाथू से नाथुला, जलेबी से जलेपला। तो ये हमारे हो जाएंगे 3 नदी। उसके बाद है लिपू, माना, नीति। देखिए माना, नीति, लिपू ये सब क्या है, तो उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है, यानी रोहतांग, रोहित का जो है, रोहित का किला जो है ये बहुत बड़ा है, हिमाचल प्रदेश। अगला पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा देखिए 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये कहाँ है, तो लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, ठीक। अगला दिया हिमालय पठार जो है किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का। मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का है। कैसे है देखिए दोस्तों, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, ये मतलब यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या है, गंगा जी आई तो ये थोड़ा मतलब धंस गया यहाँ का क्षेत्र। तो यहाँ जो ये है, ये हिमालय का जो मेघालय का पठार है, ये पश्चिमी भारत का ही भाग है, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। अगला भारत का प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल से निर्मित है, पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित है। सॉरी दोस्तों। अगला है अलावली या विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पर्वत है, तो मालवा का पठार है। अगला दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। अगला है कि लघु हिमालय या शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल में पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अगला भारत का औसत समुद्र तल किस तट पर मापा जाता है, तो मुंबई। अगला है भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, कई बार बता चुके हैं, 7516 किलोमीटर। अगला है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो गुजरात की है 1214 किलोमीटर। अगला है कि भारत के किन राज्य मतलब कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लो दोस्तों। गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, गोवा है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली। लगभग अगर आप थोड़ा भी मैप का याद रखना है तो कर ले जाएंगे आराम से। अगला प्रायद्वीपीय भारत
ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम से किसका सूचक है? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर क्या है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। तमिलनाडु पश्चिम जो ये पूर्वी घाट हमारा ना, ये वाला आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो ये तट है, ये कौन सा? कोरोमंडल तट है। जो ठंडी में यहीं पे बारिश होती है, लौटता हुआ मानसून जो होता है। अगला है कन्याकुमारी को किस नाम से जानता है? तो केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। अगला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली कौन सी चोटी है? सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य में हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं। हम लोग ये देखेंगे कल, आराम से देखेंगे कि कौन सा हिमालय कौन सा होता है, कौन सा भाग होता है। देखिए बताने को तो मैं अभी बता दूं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, फिर जो है उसके बाद जो है जो हो जाएगा पंजाब हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय के बाद हो जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के बाद हमारा असम हिमालय हो जाएगा। तो 4 ही हिमालय हैं और बिल्कुल सिंपल है। अभी हम चलो देख ही लेते हैं, आज ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी संख्या है? तो 1572 है। अगला 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य? अंडमान निकोबार। बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, अगला द्वीप अंडमान निकोबार पर ही है। अगला श्रीकोटा द्वीप कहाँ? पुलकट झील के पास है। राम सेतु कहाँ है? तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। अगला लक्षद्वीप कहाँ स्थित? तो अरब सागर में है। उसके बाद दोस्तों क्या है? भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वारा निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप रामेश्वरम में। अगला द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है दोस्तों। अगला है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है। अगला दिया है कि बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल में है। मिजोरम को किस अन्य भौतिक नाम से जानते हैं? तो मालेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर कौन से है? तो सबसे माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। ये उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, मतलब पेट में भी आया शायद, तो बहुत लोग गलत कर दिए होंगे क्योंकि उनको लगता है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय में, मतलब जो है लेकिन भारत में है। नहीं दोस्तों, भारत में नहीं, नेपाल में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। केटू और गार्डियन ऑस्टिन कहाँ है? तो ये भारत में है, ये भारत के पीओके में है। मतलब पीओके है तो क्या हुआ, अपना ही है, तो ये मान सकते हैं कि मतलब 8611 किलोमीटर। अगला कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है। फिर मकालू है नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है भारत में, कामेत भारत में है, नामचा पर्वत तिब्बत चीन में है, गुरुला मंदाता तिब्बत और चीन में है। ठीक दोस्तों, अब देखिए हम ये हिमालय की बात कर रहे थे। देखो जो सिंधु की बात करें, उस सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है, इन नदियों की जो क्षेत्र का हिमालय, वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय दोस्तों कहलाता है। ठीक, उसके बाद जो ये सतलज और काली के बीच है, ठीक, ये हमारा जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा जो हिमालय है ये कुमायूं हिमालय हो जाएगा। ठीक, सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय हो जाएगा। कुमायूं कहाँ? हिमालय का मतलब उत्तराखंड वाला क्षेत्र। ठीक, उसके बाद जो ये काली व तीस्ता के बीच में है, ये नेपाल हिमालय हो जाएगा हमारा। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कौन सा है? तो ये असम हिमालय हो जाएगा। तो बस इतना ही है। और कई बार मैंने बताया दोस्तों, बहुत कराया हूँ PYQ। आप अगर कर लिए ना, यकीन मानिए कोई भी एग्जाम आपके लिए GS के लिए मतलब बहुत ईजी हो जाएगा GS। और मैंने जूनियर असिस्टेंट कितने सारे PYQ कराए हैं, आप वो करिए, यूपी स्पेशल करिए। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।